कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। हम लोग यूज करेंगे बोर्ड का जो पोस्टुलेट है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था MVR बराबर NH/2 पोस्टुलेट पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2 होता है क्या। और पहला पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जाहिर सी बात है, जब चक्कर लगाते हैं उसको उसके पास होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो देगा न्यूटन का जो कूलम का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, फिगर बनाते हैं। मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है जिसकी परमाणु संख्या Z है, ठीक है। तो इसमें टोटल आवेश कितने हो जाएंगे? Ze प्लस होगा ना, सोच रहे टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे कितना होगा? प्लस Ze। Z क्या चीज़ है? परमाणु संख्या। Z है परमाणु संख्या। ओके, कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी? ये रेडियस का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। डिफरेंट ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे रेडियस का। तो चलिए, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास m होता है, मान लेते हैं m है, और ये v वेग के साथ घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज v मान लेते हैं, मास इसका m है, और वो v वेग के साथ r त्रिज्या के वृत्ताकार पर चक्कर लगा। ऑल्सो mv²/r अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाना चाहिए? आकर्षण बल के बराबर। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कूलम का जो आकर्षण बल, कौन क्या फॉर्मूला बताओ? 1/4πε0 Q1 Q2/r² है ना, Q1 × Q2 /r², ठीक है। Q1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और Q2 के स्थान पर E हो जाएगा, तो लिखा जाए ZE × E/r²। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसको लिखते हैं ZE² लिखते हैं इक्वेशन। ये दोनों तो हमको बोर के पोस्टुलेट से मिल ही गया है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम R और V का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखो, मतलब R और V यहाँ दो चीज़ वेरिएबल है कि नहीं? त्रिज्या भी बदलेगी, जब त्रिज्या बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी ना, है कि नहीं? ये दोनों को कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाए? R निकालना है। R निकालना है और V को हटाना है। इस इक्वेशन से V की वैल्यू निकाल के R में हो जाएगा, ठीक नहीं? और नहीं तो ये भी किया जा सकता है, इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया जाए और डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। करना है? जैसे भी करो, हमको R निकालना है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया किससे? इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दिया। एकदम सिंपल बात है, कोई खास बात नहीं। स्क्वायर करो, m² v² r², ठीक है। डिवाइडेड बाय LHS से करें mv²/r, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m²h²/4π², बोलो सही है। डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी ZE²/4πε0 × r²। देखो इक्वेशन 2 का स्क्वायर नहीं किया, 2 का स्क्वायर कर लिया, उसमें इसको डिवाइड किया, सही है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे?
एक एम कटाते हैं, ठीक है ना, बी स्क्वायर से कटाते हैं इसको, आर बना हो जाएगा एम आर क्यू, लिखते हैं एम आर क्यू इज इक्वल इधर एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर इंटू ये 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर। कटा रहा कुछ कट रहा है, कटा दो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, 1 पाई यहाँ पे लगा, ठीक है। और कुछ कटेगा, देखो यहाँ पे आर क्यूब, एक आर रहा, आर स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एक्चुअली में आर निकालना है। ऊपर क्या क्या चीजें हैं? एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और कुछ तो देगा नीचे क्या होगा? पाई जेड ई स्क्वायर होगा क्या? एम डी है तो एम डी का क्या है? एम इंटू पाई। हो गया? हो गया? आगे एडजस्ट करना होगा। इसको जैसा ढंग से लिख दिया जाए, आर बराबर जो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म्स है उसको अलग कर लो। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड या जेड ई स्क्वायर, इसको एक साथ इनटू यहाँ पर लिखो एन स्क्वायर बटा जेड। सही है? देखो जैसे ही कक्षा बदलेगी एन बदलेगा और जैसे ही एटम बदलेगा जेड बदल जाएगा। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 है कि नहीं है? और हीलियम एटम रहा तो जेड बराबर 2, लिथियम रहा तो जेड बराबर 3 वगैरह वगैरह, इस तरह से होगा ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हो गया, यही फॉर्मूला है तो घेर लिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो जेड परमाणु वाले किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या आर है, जबकि वो nवे कक्षा में घूम रहा है। हरी बात समझ में? अगर पहली कक्षा में घूम रहा है तो n बराबर 1, दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो n बराबर 2 होगा, है कि नहीं है? अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू पता है ना आपको? एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एच का मान प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 न्यूटन सेकेंड, पाई का मान पता ही है, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 किलोग्राम। सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आती है अच्छा ऐसा क्या ऐसा लिखता है फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर का जो कैलकुलेशन है तो हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए तो जेड बराबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एन टी स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर क्या करेंगे? हो जाएगा। गुड। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आने वाला है? किसी को याद है तो बताओ भाई। 0.529 एंगस्ट्रम में 5 to 9 क्या हो गया? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसको कहते हैं?
1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? ठीक है, ऐसी को लिख दिया जाता है 0.53 एंगस्ट्रम, है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अच्छा, जब हम पुट करेंगे n बराबर 1 तो क्या हो गया? पहली कक्षा हो गई ना, फर्स्ट ऑर्बिट। पहली कक्षा के लिए r बराबर कितना आ जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रम आएगा नहीं आएगा? इसको हम लोग बोर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोर रेडियस। इसको R0 भी कहा जाता है। R0 मतलब बोर की त्रिज्या, ठीक है, जिसका मान कितना होता है? 0.529 और 0.53 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं। बोर रेडियस क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी? हाँ, क्या हुआ? फैन चलाना है वहाँ पे रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इसमें। फैन बढ़िया मिटा दे इस तरफ। क्या इस फॉर्मूला को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? R बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर। अब देखो, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेडियस के बारे में, किसी भी एटम की रेडियस किसी भी कक्षा की हो सकती है कि नहीं? सर बोर रेडियस को उसको क्या रीड करेंगे? R0 A0 इसे डिनोट करते हैं इसको। पहली कक्षा से इसका नाम दिया गया, बोर रेडियस नाम दिया, इसको खोलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ओके, R बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम में है। किस चीज में है? एंगस्ट्रम। अच्छा, आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, भाई मान लो हीलियम प्लस आयन है, ठीक है ना, हीलियम प्लस एटम, तो हीलियम के बारे में कह रहा है। अगर इसके कहा जाए दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? क्या हम निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। निकालो। दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? किसका? हीलियम प्लस का। तो जब हीलियम की बात आ रही है तो जेड बराबर 2 लिखें, हो जाएगा ना 2। जेड बराबर 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन रहता तो जेड बराबर 1। क्वेश्चन कैसे बना के आपसे पूछ सकता है, ठीक है? जेड बराबर 2 पुट किया और एन बराबर क्या? दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा को फर्स्ट एक्साइटेशन स्टडी बोलते हैं। कितना आ जाएगा देखो? 0.53 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 बटे 2, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 दिया 6, 2 पंचे 10, 1.06 एंगस्ट्रम। अरे ये ना होगा भाई, कितना आंसर होगा? 1.06। कोई दिक्कत बन सकता है ऐसा सवाल? तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? इसको आपको याद करना है, लर्न इट बाय हार्ट, रट लेना है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिए, R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है कि नहीं है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस सर। त्रिज्या जो है, कक्षा बदलने पर त्रिज्या क्या हो जाएगी? कक्षा अगर आपका दूसरा है तो त्रिज्या 4 गुना बढ़ जाएगी। हो रहा है ऐसा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन एटम के दूसरे और चौथे
कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? समझ में आ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? R2 बटे R4 बताओ क्या होगा? सिंपल है। R डिपेंड्स ऑन n, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। अब सेम कक्षा के लिए तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट, R और n ही ना बदल रहा है। n बदला तो R बदला, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्या होगा, यानी कि R इज इक्वल टू कांस्टेंट के मान लो थोड़ी देर के लिए इनटू n स्क्वायर, के तो वही रहेगा सबके लिए, नहीं रहेगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो, R1 बटे R2 इज इक्वल टू के n1 स्क्वायर बटे के n2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, R1 R2 समझ में आ गया, R2 और R4 कह रहा है वो, लिख दें पर R2 बटे R4, यहाँ भी क्या लिखोगे? N2, यहाँ पे क्या लिखोगे? यानी N2 पर n बराबर 2 पुट करो। दूसरी कक्षा में n बराबर क्या हो जाएगा? 2, और चौथी कक्षा में n बराबर क्या हो जाएगा? k से k कैंसिल हुआ, 2 2 4 और 4 2 16, होगा कि नहीं होगा? 2 2 4 और नीचे क्या हो जाएगा? 4 2 16, तो अनुपात कितना आया? 1:4, दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए, ये सब तो हम लोग एक नमूना देख रहे हैं, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ें? चलिए, अब आ जाइए वेलोसिटी पर। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, तो उसका वेग होगा ना उसके पास, वेग निकाला, वेग निकाला। तो वेग के लिए क्या करें? फिर से वही, हमारे पास क्या फॉर्मूला था? mPr बराबर mh बटे 2 पाई। ऑलरेडी r का मान निकाल चुका ना, कुछ कर दो इसमें, v निकल जाएगा तुम्हारा। m इंटू v, r की वैल्यू बताओ अभी, 0.5 पूरा इक्वेशन वैल्यू जो है वो सारा बता, एप्सिलॉन नॉट h square by h स्क्वायर बाय m e square, यहाँ पर नहीं यही है ना, ये वैल्यू है, और इसको n स्क्वायर बाय, ये r का मान है ना पूरा, इज इक्वल टू लिखो nh बटे 2 पाई। बोलो होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? कुछ नहीं, r का मान रखिए यहाँ पे करके, अब v निकाल सॉल्व करो, जो कटेगा कटा दिया जाए। क्या क्या कट रहा है? पाई कट रहा है क्या? देख लो भाई, और कुछ कटेगा? एक h कटेगा, एक n भी कटेगा, गुड, ठीक है। m भी कटेगा क्या? m कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं है, देख लो, चेक कर लो भाई। तो v बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो सबको उधर ले जाए, तो z इंटू ई स्क्वायर ऊपर गया, z इंटू ई स्क्वायर ऊपर गया, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये हो रहा है ना, ठीक है। R की वैल्यू यही थी ना। अच्छा, तो इसको ऐसा करते हैं, लिखते हैं ऐसा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू h, एक साथ लिखो, यहाँ पे हो जाएगा z बटा n, हो सकता है क्या? हो सकता है, देखो कैलकुलेटर निकालो, जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चेक करो, कैलकुलेटर निकालिए तो
इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ये जो क्वांटिटी है ना, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड इंटू जेड बटा है। निकालो कैलकुलेटर। ई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हम लोग सॉल्व करेंगे ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, ठीक है ना। कैलकुलेटर निकालिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 38 माइनस 19 गुना 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 पर पावर माइनस 12, सही है ना। एच का मान बताओ 6.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 34। तुमको सॉल्व करना है सिर्फ इसको, इधर देखो 1.6 डिवाइड बाय ये और ये, ठीक है ना। डेसिमल को रहने दो, डेसिमल 10 पर पावर जो उसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करो। 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.85 इंटू 10 इंटू 6.6। यहाँ पे ये कितना आ गया, -38 प्लस 12 प्लस 34, ये कितना आ रहा है, ये हो गया मेरा 34 और यहाँ -4 और प्लस 12 कितना हो गया, +8। अरे भाई ये हो गया 46 प्लस में -38, 8 बचा ना यहाँ पे +8। जी सर। घटा दें इसको, +8 रखें, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना है 0.021 हाँ 0.021 0.02191। ठीक है 0.02191 इंटू 10 पर पावर 8 हो गया, तो ठीक है। तो आया 2.19 लिखें, 10 पर पावर 6 हो गया, सही कैलकुलेशन, सही जा रहा है। ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच जेड बटा एन, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है उसका वेग क्या हो जाएगा, एन बराबर 1 पुट करो तो ये तो नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका जो वेग होगा 2.18 गुना 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, बेटा नंबर फॉर जेड बराबर 1, मतलब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, और एन बराबर भी 1 प्रथम कक्षा। तो प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2.18 गुना 10 पर पावर 6 मीटर। देखो कितना रफ्तार, समझ रहे हैं, इतने स्पीड के साथ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ मुझे चक्कर लगाता है, तो वो वहाँ पर वेव नेचर शो करने लगता है। बहुत ही हाई स्पीड है, कंपेरेबल विद लाइट की स्पीड। यहीं से ये चीज क्लियर हो रहा है कि V इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। बोलो है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे उसका वेग क्या होगा, घटेगा कि घटेगा, घटेगा, सोचो वेग घटेगा ना। यानी पहले कक्षा में सबसे मैक्सिमम स्पीड है, इसका मतलब यही हुआ। अब धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड क्या होगी उसकी, घटते चली जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन।
लिथियम प्लस प्लस एटम, ठीक है ना? तो मतलब हाइड्रोजन लगेगा, है कि नहीं है? कह रहा है कि इसके थर्ड कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? बताओ जल्दी से। इसके थर्ड कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका वेग क्या होगा? फॉर्मूला आपके सामने, इसको याद रखना होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना होगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बटा है। ये चीज़ तुम याद रखना आपको, ठीक है? कंपटीशन में डायरेक्ट सवाल यहाँ से उठाया जाएगा, ये सब फॉर्मूला से, आर से, बी से, एनर्जी से, ठीक है? तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है वो बोर का ही एटॉमिक मॉडल पढ़ना, वो भी ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फॉर्मूला याद रखना है, परमाणु संख्या याद रखना है। परमाणु संख्या भी याद नहीं रहेगा। लिथियम बोल रहा है तो हाइड्रोजन इतना भी याद रहना चाहिए। इसमें जेड का मान क्या करोगे? हाँ, वही होगा। जो भी कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा आंसर, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी आएगा। जेड बराबर 3 और एन बराबर भी 3, तो 3 कटा, आंसर इससे Li प्लस में तो कोई खास बात नहीं है। हाइड्रोजन के बी प्लस में तो मान लो कि एक प्रोटॉन है ना, और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है ना। और हीलियम के केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? 2 रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? 2। और यहाँ पर सेंटर पे प्लस क्या है कि नहीं है? ये स्टेबल है। मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालें, चाहे किसी तरह से निकालें, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये हीलियम, हाँ एक निकल गया। अब इसमें कितना बचा हुआ है? प्लस, एक प्लस बचा हुआ है। इसको बोलेंगे साइन ऑपोजिट हो जाता है। हाँ, ऑपोजिट नहीं होगा, निकलता है तो प्लस हो तो नेगेटिव और देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हुआ, एक बचा प्लस, तो इसको बोलेंगे Hp प्लस। कोई दिक्कत? और इसको क्या बोलेंगे? Li प्लस प्लस, या 2 प्लस भी लिखते हैं क्या? जब बेरिलियम है तो इसका क्या होगा? प्लस 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 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक तुम 3 तो निकालोगे नहीं तब तक वो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं बनेगा। अरे बात समझ में? और जब तक हाइड्रोजन लाइक एटम बनेगा नहीं तब तक इसका फॉर्मूला वैलिड होगा नहीं। क्लियर? इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस, या आया समझ में? और कोई कंफ्यूजन सवाल बन जाएगा इस तरह का? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमाणु संख्या तो वही रहता है। नहीं, इसमें नहीं पड़ा, और दूसरा में पड़ जाएगा। ऐसा थोड़ी है। अगर आपसे पूछे दूसरे कक्षा में तब क्या वही हो जाएगा? दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी कक्षा में हो वो तो हैंड बराबर पुट कर देना, ठीक है। नहीं ये जो हाइड्रोजन अलग करता है, प्लस प्लस करता है, तो उससे परमाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, जेड पड़ेगा, जेड पर पड़ेगा ना। जेड का वैल्यू चेंज करेंगे तो नहीं हो जाएगा। हीलियम के दूसरे कक्षा में जो वेग होगा वो हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग थोड़ी बराबर होगा। क्या होगा? अब हो सकता है संयोग हो तो अलग हो, मैथमेटिकली अगर बराबर हो जाए तो वो तो एक अलग चीज है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आया समझ में? तो अभी हम लोग क्या पढ़े? रेडियस और वेलोसिटी। अभी हम लोग इसमें और भी पढ़ेंगे बहुत सारा टर्म, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो आवर्तकाल होगा ना उसका, हाँ, वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।